ठीक, आज पढ़ेंगे भाग दो। भाग दो में है नागरिकता, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। ठीक, नागरिकता संबंधित जो प्रावधान है भारत में वो कहां से जोड़े गए हैं? ब्रिटेन से। आप लोग ना थोड़ा सा धीरे बोला करो, जिससे ऑनलाइन वाले जो बच्चे हैं उन्हें दिक्कत होती है बाद में। मतलब पता है तो थोड़ा स्लो भाषा में बता दिया करो, स्लो लैंग्वेज में। हाँ, हमें पता ही है। ब्रिटेन से लिए गए हैं। ब्रिटेन में एकल नागरिकता का प्रावधान है, तो एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत में भी कैसी नागरिकता का प्रावधान है? एकल। अमेरिका में कैसी नागरिकता का प्रावधान है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो अमेरिका में नागरिकता के प्रावधान है दोहरी नागरिकता। ठीक, अब अगर मान लो हमारी नागरिकता के प्रावधान अमेरिका से लिए जाते तो अमेरिका जो भारत का नागरिक होता है उसके पास भी दो नागरिकता होती। एक तो देश की या केंद्र की नागरिकता और दूसरी होती राज्य की नागरिकता। ठीक, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में नागरिकता कैसी है? एकल। मतलब जो व्यक्ति भारत का नागरिक है वो केवल और केवल किसका नागरिक है? भारत का। एकल नागरिकता का मतलब ये हो गया कि एक तो आप भारत की नागरिकता के साथ में किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण नहीं कर सकते, और दूसरा एकल नागरिकता का मतलब ये होता है कि अगर आप भारत के नागरिक हैं और जहां भी आपको भरने के आएगा सिटीजनशिप वाला जो कॉलम होगा उसमें केवल और केवल आप एक ही चीज भर सकते हैं, वो है इंडियन। आपसे अगर ये पूछा जाए आप कहां के निवासी हैं तो आप बता सकते हैं उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। आप अपने जिले का नाम बता सकते हैं, बदायूं के निवासी हैं, कासगंज के निवासी हैं। आप अपने गांव का नाम बता सकते हैं, बारात एकदार के निवासी हैं। क्यों दीपक? लेकिन आप जब आपसे नागरिक पूछा जाएगा तो आप इस तरह की बातें नहीं कर सकते। नागरिक जब भी पूछा जाएगा आप क्या कहेंगे? केवल कहां के नागरिक हैं? भारत के नागरिक हैं। तो आप निवासी भारत में कहीं भी हो सकते हैं, कहीं के भी निवासी हो सकते हैं, अदर स्टेट, अदर डिस्ट्रिक्ट, कोई अलग गांव हो सकता है। लेकिन जब भी आपको नागरिकता संबंधित कुछ पूछा जाएगा तो आप केवल और केवल क्या बताएंगे? हम भारत के निवासी हैं। ये हमारे लिए कहां से मिला है? ये ब्रिटेन से हमने ग्रहण किया है एकल नागरिकता का। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता का मतलब ये हो गया कि वहां एक तो देश की नागरिकता है और दूसरा राज्य की। जब हम पीछे संघीय व्यवस्था पढ़ रहे थे तो संघीय व्यवस्था में हमने क्या पढ़ा था कि जो भारत में संघीय व्यवस्था स्थापित की गई है, संघीय व्यवस्था में कोई भी जो राज्य है वो भारत से अलग नहीं हो सकता। जबकि अमेरिका में क्या है? कोई भी राज्य जब भी चाहे उसके जो केंद्र है उससे क्या हो सकता है? अलग हो सकता है। भारत में राज्य को केंद्र से अलग होने का कोई भी प्रावधान नहीं है। ठीक, तो जब राज्य से अलग होने का प्रावधान नहीं है तो राज्य इंक्लूड है किसमें? संघ में। तो इसलिए नागरिकता कैसी है भारत की? एकल नागरिकता है। बस ये ध्यान रखना है आपको, एकल नागरिकता है। कहां से ली गई? ब्रिटेन से। ये बहुत बार पूछा गया। अमेरिका की नागरिकता कैसी है? दोहरी नागरिकता है। वहां दोहरी नागरिकता होती है व्यक्ति के पास, जबकि भारत में ऐसा नहीं होता है। ठीक, अब हम बात करेंगे अनुच्छेद की कहां से कहां तक दिए गए हैं। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक कौन से प्रावधान है? नागरिकता संबंधित प्रावधान है। सबसे पहले बात करता है अनुच्छेद 5 की। अनुच्छेद 5 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 5 की कहता है कि जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जो संविधान के लागू होने के समय भारत में निवास कर रहे थे, लागू होने के समय, इसमें दिया गया है कि संविधान के लागू होने के समय नागरिकता के प्रावधान, मतलब जो भी ऐसे व्यक्ति 26 जनवरी 1950 जब भारतीय संविधान लागू हुआ उस समय ऐसे व्यक्ति जो भारत में निवास कर रहे हैं वो सभी क्या माने जाएंगे? भारत के नागरिक माने जाएंगे। उनके लिए नागरिकता प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार की किसी भी डॉक्यूमेंट्स या किसकी आवश्यकता नहीं थी। उसमें ये कह दिया गया कि वर्तमान में जितने भी व्यक्ति भारत में निवास कर रहे हैं वो स्वतः ही भारत के क्या है? नागरिक हैं। ये किसमें कहा गया? अनुच्छेद 5 में। तो अनुच्छेद 5 तो मूल निवासियों के रूप में हो गया, जो व्यक्ति भारत में निवास कर रहे थे 26 जनवरी 1950 को, उनके बारे में बोल रहा है। फिर आता है अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 7 महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन थोड़ा सा डाउटफुल है। अनुच्छेद 6 ये कह रहा है कि ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान से कहां आ रहे हैं? भारत। तो पाकिस्तान से भारत प्रव्रजन करने वाले पाकिस्तान से भारत प्रव्रजन करने वाले नागरिकों को नागरिकता संबंधी प्रावधान। प्रव्रजन का मतलब क्या है कि ऐसे व्यक्ति जो बंटवारा हुआ, बंटवारे में जो पाकिस्तान से भारत आए
उनके लिए जो नागरिकता दी जाएगी वो किसके तहत दी जाएगी? अनुच्छेद 6 के तहत दी जाएगी। ठीक, या उस समय जिस समय संविधान लागू हुआ था उसमें बहुत सारे लोग भारत से, पाकिस्तान से भारत आ रहे थे, क्योंकि बंटवारा हुआ था, रिसेंटली बंटवारा हुआ था, तो कुछ लोग धीरे धीरे आ रहे थे, क्योंकि वहां अपनी संपत्ति वगैरह था उसे छोड़ के आना एकदम से, कुछ लोग बंटवारे में दंगे हुए तो भारत आ गए। तो एक लंबे समय तक भारत में आना, भारत आते रहे लोग और भारत से कुछ लोग पाकिस्तान जाते रहे। तो इसके लिए प्रावधान किया गया अनुच्छेद 6 में कि ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं उन व्यक्तियों के लिए जो नागरिकता का प्रावधान है वो किसमें है? अनुच्छेद 6 में। अनुच्छेद 6 के तहत ऐसे व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान की जाएगी, ये 6 में लिखा हुआ है। प्रिवेंट का मतलब कुछ भी नहीं है, आने वाला, इस समय समझ लेना, लेकिन ये शब्द जीव करते हो या ऐसा ही देगा आपको जब भी क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा है अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 ये कह रहा है भारत से पाकिस्तान प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता संबंधी प्रावधान। अब भारत से पाकिस्तान प्रव्रजन करने वाले का मतलब ये होगा कि कुछ लोग ऐसे थे जो भारत से उसमें कहां जा रहे थे? पाकिस्तान जा रहे थे, उनकी नागरिकता समाप्त की जाएगी। ये सारे प्रावधान किसमें? अनुच्छेद 7 में। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बस ये ध्यान रखना है 6 में आने वालों के लिए है, 7 में पाकिस्तान जाने वालों के लिए नागरिकता संबंधी प्रावधान है, 5 में मूल रूप से व्यक्ति भारत में निवास कर रहे थे उनके लिए नागरिकता के प्रावधान किए गए हैं। ठीक, 3 महत्वपूर्ण, इस 3 अनुच्छेद है, इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 5। इस अनुच्छेद 5 को आप विशेष करके याद रखेंगे, चाहो तो इस पे स्टार लगा लो। अगला है अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 किसके बारे में बात कर रहा है? ऐसे व्यक्ति जो भारत के बाहर निवास कर रहे हैं, भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता संबंधी प्रावधान। अब देखो कुछ लोग क्या होते हैं जो भारत से बाहर निवास कर रहे होते हैं, लेकिन वो स्थायी रूप से तो भारत के निवासी होते हैं। उन्होंने किसी देश का वीजा लगवा दिया, वीजा के आधार पर किसी अन्य देश में रह रहे हैं या किसी अन्य देश में जाके वो क्या कर रहे हैं? नौकरी कर रहे हैं, जॉब या कोई रोजगार प्राप्त किए हुए हैं। तो उन व्यक्तियों की जो नागरिकता है, जो व्यक्ति आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, उनकी नागरिकता का प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद 8 में। अनुच्छेद 8 में ये नियम बताए गए हैं कि कोई व्यक्ति कितने समय तक भारत के बाहर रह सकता है, किन नियमों के आधार पर भारत से बाहर रह सकता है। तो भारत से बाहर बहुत सारे लोग हैं जो भारत से बाहर रह रहे हैं, लेकिन वो भारत के नागरिक हैं। ठीक, तो ये जरूरी नहीं कि कोई भी व्यक्ति भारत से बाहर रह रहा है तो भारत का नागरिक ना हो। बाकायदा शर्त यह है कि वो भारत की जो सरकार के द्वारा बनाए गए नियम कानून है उनका पालन कर रहा हो, और अगर पालन कर रहा है तो वो भारत का नागरिक हो सकता है जो भारत के बाहर रह रहा है। तो अनुच्छेद 8 में 8 को ऐसे याद कर लेना, आउट ऑफ इंडिया। 8 को ऐसे याद कर लेना, आउट ऑफ इंडिया 8 से। ठीक, तो ऐसे व्यक्तियों की बात कर रहा है जो भारत के बाहर रह रहे हैं, उनकी नागरिकता किस तरह से बनी रहेगी, अनुच्छेद 8 में बात कर रहा है। तो कैसे रह सकते थे? नहीं, वीजा में और पासपोर्ट में दोनों में अंतर ये होता है कि जब वीजा विदेश के द्वारा जिस देश में आप जाना चाहते हो वहां से जो दिया गया एक अप्रूवल होता है, वहां से मतलब वो सरकार, वो वहां का जो स्टेट है, वहां की जो राज्य है, वो आपको स्वीकार करता है कि आप आओ। जब भी कोई वीजा लगवाता है तो वो सारा पुलिस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है कि आपके खिलाफ कोई केस वगैरह तो नहीं है तो वहां की सरकार क्या आपको परमिशन दे रही है जाने की। कई बार सरकार इस तरह की प्रतिबंध लगा देती है कि आप 5 साल तक 2 साल तक देश को छोड़ के नहीं जा सकते हैं, तो आपको वीजा नहीं लगेगा। तो वीजा में और जो बेसिकली पासपोर्ट में अंतर भी होता है। वीजा जो होता है वो उस देश के द्वारा दिया जाएगा जहां आप जाना चाहते हो, विदेश के द्वारा। जैसे आप विदेश जाना चाहते हो, किसके द्वारा दिया जाएगा? विदेश के द्वारा। और वीजा के साथ में एक और आवश्यकता होती है, वो होता है पासपोर्ट। पासपोर्ट आपको ये दिखाता है कि आप किस देश के नागरिक हैं। पासपोर्ट हमेशा अपने देश के द्वारा दिया जाएगा। जब तक आपका पासपोर्ट नहीं बनेगा, पासपोर्ट नहीं बनेगा तो आपका वीजा भी नहीं बनेगा। पासपोर्ट बनेगा, पासपोर्ट जैसे आप भारत के हैं तो भारत आपका पासपोर्ट बनाएगा, पहले सरकार आपका पासपोर्ट बनाएगी। जब आपका पासपोर्ट बन जाएगा उसके बाद आपको वीजा मिलेगा। तो पासपोर्ट ऐसे समझ लो जब अपने यहाँ जैसे आधार कार्ड होता है, आधार कार्ड क्या दिखाता है कि आप इस देश के निवासी हैं या आप इस राज्य के निवासी हैं, आप इस देश के नागरिक हैं। ठीक, आइडेंटिटी कार्ड होता है एक प्रकार का। इसी तरह से पासपोर्ट एक प्रकार का क्या होता है? आइडेंटिटी कार्ड होता है, जो विदेश में जाके आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप उसे दिखाएंगे। ठीक, अब भारत का आधार कार्ड तो वहां चल नहीं जाएगा। आप भारत में कहीं भी अबाध रूप से आवागमन करो,
अनुच्छेद 19 में दिया गया है। आपको कहीं कोई रोक टोक नहीं है, बस आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड दिखाओ और कहीं भी घूमो आराम से। पहले जम्मू कश्मीर अपवाद था, जब से संशोधन हुआ जम्मू कश्मीर को धारा 370 हटी, तब से कोई अपवाद नहीं है भारत के अंदर, आप कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी घूम सकते हो, बस बशर्ते वहां की लोकल जो प्रशासन होता है उसके द्वारा वो प्रतिबंधित जमीन या जगह नहीं होनी चाहिए। जैसे आप नेशनल पार्क पढ़ते हैं, बीएसआर पढ़ते हैं, तो आप जबरदस्ती उसके अंदर कोर जोन में जाने का प्रयास नहीं कर सकते, ठीक। फिर आप कहोगे सर अनुच्छेद 19 में तो कहा गया है, नहीं, अनुच्छेद 19 ये नहीं कहता कि आप जहां सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया वहां जाओगे। अनुच्छेद 19 ये कहा है कि जब सारे लोगों के लिए जो जगह ओपन है वहां आपको किसी प्रकार से नहीं रोका जाएगा। लेकिन आप सर मैं बीएसआर के कोर जोन में जाना चाहता हूं, तो मारते मारते कोर कर दिए जाओगे फिर वहां से, ठीक। तो जहां प्रतिबंधित है, जो जगह प्रतिबंधित है वहां आप नहीं जा सकते, बाकी पूरे भारत में कहीं घूमो। उसके लिए आपको आधार कार्ड की जरूरत है, आप आधार कार्ड दिखाओ। दूसरा कोई डॉक्यूमेंट आपके पास हो सकता है, पुलिस कई बार एक से अधिक डॉक्यूमेंट भी आपसे मांग सकती है, ये तो भारत के अंदर हो जाएगा। लेकिन विदेश जब जाएंगे तो आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी? पासपोर्ट की, जो भारत सरकार बनाएगी, और वीजा की आवश्यकता पड़ेगी, जो उस देश की सरकार देगी। आपको इतने समय तक रुकने का अधिकार है आपको उस देश में, ये होता है वीजा, ठीक। तो दो डॉक्यूमेंट होते हैं, एक तो पासपोर्ट होता है, एक दूसरा क्या होता है? वीजा। तो वीजा आप कितने वर्षों का लगवा रहे हो? 5 वर्ष का लगवा लिया, 3 वर्ष का लगवा लिया, आप विदेश में तब तक ही रह सकते हो जब तक कि आपके वीजा की अवधि है। वीजा की अवधि समाप्त होने से पहले आपको छोड़ना पड़ेगा, वरना वहां की सरकार, वहां का पुलिस प्रशासन आपको गिरफ्तार कर लेगा और उठा के बंद कर देगा वहीं की जेल में, यहाँ की जेल में थोड़ी। मतलब पकड़े वहां जाओ, जेल यहाँ, ऐसे ही उम्मीद कर रहे हो? ठीक। तो 8 में ऐसे व्यक्तियों की बात कर रहा है जो भारत के बाहर रह रहे हो, उनके नागरिकता संबंधी प्रावधानों के। ये गेट बंद कर दो, सो को पता है। ठीक। रूप किशोर, कोई दिक्कत? यहां तक 5 में जो व्यक्ति पहले से ही भारत में रहने उनकी बात कर रहा है, 6 में पाकिस्तान से जो भारत आएंगे, 7 में भारत से जो पाकिस्तान जाएंगे, ठीक। 8 में जो लोग भारत से बाहर निवास कर रहे हैं, आप जॉब वगैरह करने जाओगे विदेश में तो आपकी नागरिकता बनी रहेगी। वो प्रावधान किसमें है? 8 में है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 9, 10 और 11, ठीक। समाप्त तो की जाएगी केवल ये 2 अनुच्छेद केवल भारत पाकिस्तान के लिए हैं, और ये 8वां वाला ही अदर के लिए है। 7वां वाला जो है ये समाप्त करने के लिए, 7वां वाला, हाँ। इससे पहले क्या नागरिकता का प्रावधान था? इससे पहले क्यों नागरिकता का प्रावधान होगा जब संविधान ही नहीं था? नागरिकता का प्रावधान नहीं था, समाप्त क्यों करेंगे? 26 जनवरी 1950 के बाद जो लोग जाएंगे उनकी नागरिकता, वो तो नागरिक हो गए ना भारत के। जैसे ही संविधान लागू हुआ वो भारत के नागरिक हो गए। अब वहां से सारे नियम चालू हो गए। 26 जनवरी 1950 के बाद नागरिकता संबंधी जो भी प्रावधान है। क्या? थोड़ा तेज बोलो। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, इधर ध्यान दो, फालतू की बातें बहुत कर रहा है। अनुच्छेद कौन सा है अगला? 9। अनुच्छेद 9 ये कह रहा है कि नागरिकता का ना रहना। अनुच्छेद 9 ये कह रहा है कि नागरिकता का ना रहना। नागरिकता सरकार आपकी किस तरह से समाप्त कर सकती है, वो किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 9 में। ये आप जब अलग से पढ़ेंगे नागरिकता संबंधी प्रावधान अगले वाले इसी में आगे, तो आप पढ़ेंगे किस तरह से सरकार आपकी नागरिकता समाप्त कर सकती है। लेकिन समाप्त करने का प्रावधान किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 9 में। अनुच्छेद ना से याद कर लेना, ना से नहीं रहना, ना से नागरिकता, ना से 9। तो 9 में क्या प्रावधान है कि आपकी नागरिकता कैसे समाप्त कर सकती है सरकार। और अगला है अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 किसके बारे में बात कर रहा है? अनुच्छेद 10 कह रहा है कि सरकार आपकी नागरिकता कैसे समाप्त नहीं कर सकती है, नागरिकता का बना रहना। इसमें है नागरिकता का बना रहना। नागरिकता के बने रहने का मतलब यह है कि आप जब भी विदेश वगैरह जाएंगे और सरकार के नियमों का पालन कर रहे हैं तो सरकार आपकी नागरिकता समाप्त नहीं कर सकती जब तक कि वो 9 वाले नियमों का उल्लंघन ना करे।
अगर कोई व्यक्ति 9 वाले नियमों का उल्लंघन नहीं करेगा तो सरकार 10 के तहत आपकी नागरिकता समाप्त नहीं कर सकती, उस व्यक्ति की नागरिकता समाप्त नहीं की जा सकती। तो नागरिकता लागू रहेगी वो किसमें है, और नागरिकता समाप्त की जा सकती है वो किसमें है, 9 में। ये पावर सरकार की है, ये पावर व्यक्ति की है, नागरिक की पावर है ये, कि उसकी नागरिकता समाप्त ना की जाए, ठीक। लेकिन ध्यान रखना कि कोई मूल अधिकार नहीं है, सरकार आपको किसी भी स्टैंड के आधार पर आपकी नागरिकता समाप्त कर सकती है, बशर्ते उसके नियम दिए गए हैं कि आप अगर इन नियमों का उल्लंघन करेंगे तभी भी, ठीक। वो आगे हम पढ़ेंगे इसमें। फिर आता है सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 कह रहा है कि सरकार जो नागरिकता संबंधी कानून है उन्हें विधि बनाकर लागू करेगा। करेगा का मतलब यह है कि जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उस समय वो नागरिकता संबंधी अधिनियम नहीं था भारत के अंदर। अब ये भी पढ़ेंगे कि इसके तहत नागरिकता संबंधी अधिनियम कब आया। तो इसमें कहा गया है जो सरकार नागरिकता संबंधी नियमों को या कानूनों को विधि के द्वारा लागू करे। सरकार क्या करेगी, विधि बना के जो नागरिकता संबंधी प्रावधान है भारत के अंदर उसे लागू करेगी। किसमें है, अनुच्छेद 11 में। अनुच्छेद 11 बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है, इस पे स्टार लगा लो। देखो, इसके तहत एक अधिनियम आया, नागरिकता अधिनियम 1955 का। किसके तहत आया, अनुच्छेद 11 के तहत आया, नागरिकता अधिनियम 1955, ठीक। ये नागरिकता अधिनियम 1955 आया, इसमें एक संशोधन हुआ इसमें 1986 में, फिर दूसरा हुआ 1992 में, फिर हुआ 2003 में, 2005 में, और जो सबसे अंतिम हुआ वो हुआ 2015 में। तो कुल कितने संशोधन हो गए इसमें, 5। अब पूछेगा आपसे नागरिकता अधिनियम कब आया, 1955 में। किस अनुच्छेद के तहत है, अनुच्छेद 11 के तहत आया। और इस अनुच्छेद 11 के तहत जो 1955 में नागरिकता संबंधी अधिनियम आया था उसमें 5 संशोधन हो चुके हैं। 1986 में पहला संशोधन हुआ, दूसरा 1992 में, 2003 में, 2005 में और 2015 में। 2015 के संशोधन ही जो हुए थे बीजेपी सरकार में, जिसको लेके बहुत ज्यादा दंगे हुए भारत में, और जो अधिनियम लागू करने की बात की गई थी 2019 में, फिर वो लागू नहीं हो पाया अभी तक भारत के अंदर, ठीक। जिसे सीएए कहते थे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ठीक। एनआरसी और सीएए जो आए थे वो किसके तहत थे, इसी 2015 के अधिनियम के तहत थे, जिसमें संशोधन किया गया। और संशोधन में कहा गया था कि जो बांग्लादेश से रोहिंग्या आ रहे हैं उनके लिए भारत में किसी प्रकार से नागरिकता नहीं दी जाएगी। और उन रोहिंग्या मुसलमानों को इंडिकेट करने के लिए भारत के अंदर जो और लोग हैं मोस्टली मुस्लिम है, तो उनकी उनका आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा कि क्या वो मूल रूप से भारत के निवासी हैं। इसको लेके भारत में बहुत सारे आंदोलन हुए, फिर वो सरकार ने अभी तक लागू नहीं किया है, ठीक। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है अनुच्छेद 11। उस समय बहुत चर्चा में रहा था, हर दूसरे तीसरे एग्जाम में ये अनुच्छेद उस समय पूछा जा रहा था, क्योंकि उस समय ये विषय चर्चा में था। संविधान में जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मोस्टली वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो करंट से रिलेटिव होते हैं, जो चर्चा में रहे होते हैं। अभी अगर आप पढ़ेंगे आगे जाके मौलिक कर्तव्य नीति निर्देशक तत्व, तो एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 अभी वर्तमान में इतना चर्चे में है कि वो ऐसा समझ लो आएगा ही आएगा। समान नागरिक संहिता, एक समान सिविल संहिता जिसे कहते हैं वो, ठीक। तो जब भी कोई अनुच्छेद या कोई संविधान का टॉपिक ऐसा होता है जो बहुत ज्यादा चर्चे में होता है, उससे क्वेश्चन पूछने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। ये फिलहाल में तो चर्चा में नहीं है, लेकिन ये ऐसा है कि कभी भी चर्चा में आ सकता है। ये पेंडिंग में है एक मामला, ऐसा कह सकते हो, सरकार के पास ही रखा हुआ है। सरकार को लगे कुछ नहीं हो रहा है तो सरकार ने रामबाण के रूप में इसे रखा हुआ है। सरकार कभी भी अखबार में ये निकलवा सकती है कल से सीएए पे काम होगा, ये भले ही सरकार काम ना करे। 2019 में इतने आंदोलन हुए, उसका नतीजा निकल के आया कि वो भी लागू नहीं हुआ। फालतू में इतना परेशान हुए लोग, कोविड में आंदोलन हुए, कोविड चल रहा था उसमें भारत के अंदर, बहुत सारे लोगों की उसमें मृत्यु हुई थी। और नतीजा क्या निकल के आया कि एनआरसी भारत के अंदर लागू नहीं हुआ, ठीक। तो सरकार के पास एक अभी भी पावर एक ये है कि वो ये 2015 वाला जो है इसे कभी भी क्या कर सकती है, इसे कभी भी क्या कर सकती है, लागू करती है 2015 वाले अधिनियम को, ठीक। तो नागरिकता अधिनियम आपको ध्यान रखना 1955 में आया, इसमें 5 बार क्या हो सका है, संशोधन। अब सबसे महत्वपूर्ण, अब आर्टिकल महत्वपूर्ण है, इतने महत्वपूर्ण नहीं है। एक तो आपको पहले वाला याद रखना है अनुच्छेद 5, उसके बाद आप अंतिम याद कर लेना अनुच्छेद 11, बीच के पढ़ लेना 6 में थोड़ा डिफरेंस याद कर लेना कि 6 और 7 में डिफरेंस क्या है, बस। सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा नागरिकता अधिनियम 1955 से।
1955 के तहत ही भारत में किसी व्यक्ति को नागरिकता मिल सकती है। और संविधान में कहीं भी नहीं लिखा था, अनुच्छेद में किसी में ये नहीं लिखा था कि भारत के किसी व्यक्ति को, जो विदेश से कोई व्यक्ति आया, उसे नागरिकता कैसे दी जाएगी। ये केवल और केवल किसमें है? नागरिकता अधिनियम 1955 में दिया गया है। ठीक, तो नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार जो भारत की नागरिकता है वो कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। अब यहां अपने ज्ञान चक्षु और कान चक्षु दोनों खोल के रखना। 1955 में इतना महत्वपूर्ण था परिवार है कि अनुच्छेद 11 में जो साफ ये कह दिया गया है कि सरकार इस तरह कानून बनाएगा, उसमें कानून बनाएगा कौन, ये बताओ? संविधान सभा थोड़ी कानून बना देगी। ये शक्ति किसको दी गई? संसद को दी गई है कि संसद इस तरह के क्या करे, कानून बनाए। तो उसमें संविधान सभा थोड़ी ना कानून बनाएगी, संसद को ही छोड़ दिया गया कि संसद आगे चल के इस तरह के कानून बनाए। ठीक, ऐसे अनुच्छेद 50 आप पढ़ते हैं, कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथकीकरण, तो ये प्रावधान किसके पास है? संसद के पास है। संसद ऐसा प्रावधान करेगी कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे के टकराव में न हो। तो संविधान सभा सारे काम नहीं कर सकती थी। जहां लगा संविधान सभा को कि ये काम संसद के हैं, तो वहां लिख के ही छोड़ दिया गया था कि संविधान ऐसे काम करेगी। जैसे ओबीसी आयोग आप देखते हो, 2018 में ओबीसी आयोग का गठन हुआ, तो वहां लिख रखा था पहले से ही कि संविधान संसद अगर चाहेगी तो जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है, उनके लिए आयोग की स्थापना कर सकती है। 2018 में आके उसका क्या हुआ? इसी तरह महिला आयोग की बात कर रहे हैं तो 1992-93 में आके महिला आयोग का गठन हुआ। तो ये सारी चीजें उस समय इतनी समृद्ध नहीं थे हम लोग कि एकदम से सारी चीजों का निर्माण कर सके। तो वहां कुछ लचीलापन रखा गया संविधान में कि आगे आवश्यकता के अनुसार आप चीजों को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ठीक, तो 1955 का जो अधिनियम है उनके अनुसार नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? 5 प्रकार से भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। 5 प्रकार में जो सबसे पहला प्रकार है वो क्या है? जन्म से। जन्म से जो नागरिकता का प्रावधान है ये सभी के लिए है। अब इसमें आप ये भी पढ़ लेंगे कि सीमा हैदर को नागरिकता कैसे मिलेगी। आप बहुत ज्यादा उत्सुक हैं इस बात को लेकर, आपके चेहरे बता रहे हैं कि आज पता चल जाएगा और आज इस वीडियो का थंबनेल जाएगा कैसे मिलेगी सीमा हैदर को नागरिकता। वीडियो वाले जैसे चला देते हैं, क्या नहीं मिल पाएगी सीमा हैदर को नागरिकता? क्वेश्चन मार्क। ठीक, ऐसे कर देते नहीं कर देते? हाँ, अब वो पूछ रहे कितना टाइम लगे। सब्र नहीं है लड़के को बिल्कुल भी। अभी मुश्किल से 10 मिनट की बात है, 10 मिनट में पता चल जाएगा कैसे मिलेगी, कितने समय में मिलेगी। थोड़ा सा इंतजार कर लो दीपक। सबसे पहले नागरिकता किसका प्रावधान क्या है? जन्म से। जन्म से नागरिकता के प्रावधान है कि जो भी व्यक्ति 26 जनवरी 1950 साफ साफ लिखा हुआ है कि गलती से अगर बच्चा उसी दिन पैदा हो गया तब भी दिक्कत है। तो संविधान में साफ लिखा है कि 26 जनवरी 1950 उस दिन को भी काउंट किया गया या उसके बाद देखो कितना सोचा। हम लोग होते कहते तो 26 जनवरी 1950 के बाद, फिर अब बात होता है बोले जिसका जन्म 26 जनवरी को उसका कहां जाएगा वो? तो जन्म से नागरिकता किसके लिए है? 26 जनवरी 1950 है। उसके बाद जो भी व्यक्ति भारत के अंदर जन्म लेगा, अब ये मत सोचना सर व्यक्ति जन्म नहीं लेगा, बच्चा जन्म लेगा। ठीक, बच्चा आगे चल के व्यक्ति बनेगा, तो वहां व्यक्ति लिखा हुआ है ना कि बच्चा। ठीक, और ये इसलिए भी और जरूरी है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है 26 जनवरी 1950 के बाद या उस दिन भारत में जिसका जन्म हुआ है, विदेश चला गया है, उसके बाद भारत आए तो व्यक्ति बनके ही भारत आएगा। ठीक, और व्यक्ति की कोई डेफिनेशन नहीं है कि व्यक्ति की डेफिनेशन क्या होती है। व्यक्ति में कोई भी आ सकता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना, तुम तो कोई भी क्वेश्चन उठा सकते हो ना। 26 जनवरी 1950 है, उसके बाद कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका जन्म भारत में हुआ तो वो स्वतः ही भारत का नागरिक माना जाएगा। जैसे हम लोग हैं, हम लोग किसके आधार पे हैं? जन्म से भारत के नागरिक हैं। और कई बार अब एग्जाम का जो फॉर्म वगैरह फिल करते हैं, सिटीजनशिप जब उसमें पूछता है तो फिर वहां भरना पड़ता है बाय बर्थ, मतलब हम जन्म से भारत के नागरिक हैं। ये भी भरना पड़ता है कुछ फॉर्म में। ठीक, तो हम लोग क्या है? जन्म से भारत के नागरिक हैं, क्योंकि हमारा जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद हुआ है। सबका ही हुआ होगा, कोई ऐसा है जिसका पहले हुआ हो?
नहीं है। ठीक, हमारा हुआ था लेकिन उसी दिन हुआ था, इसलिए हम भी बन गए 26 जनवरी 1950 को। हाँ, बाकी आप काउंट करते रहना कितने साल के हैं। तो कोई भी व्यक्ति ऐसा तो होगा नहीं जिसका जन्म अभी हुआ हो, तो आप लोगों को कैसे पता, कैसे पापड़ बेलने पड़ते वरना आपको कि कैसे भारतीय नागरिकता मिले, तो हमें बड़ी आसानी से मिल गई है, सौभाग्य है हमारे ये। दूसरा नागरिकता कैसे मिलेगी? वंश परंपरा से। वंश परंपरा से नागरिकता कब मिलेगी? कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 या उसके बाद कहां हुआ है? भारत के बाहर हुआ है। तो उस व्यक्ति को वंश परंपरा के आधार पर नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन कंडीशन है उसके माता या पिता में से पहले ही प्रावधान था दोनों, लेकिन 2004 में जब संशोधन हुआ 2003 वाला, तब से लागू हो गया कि माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। हाँ, माता पिता हैं तो पति पत्नी तो होंगे ही, इतना कठिन क्वेश्चन नहीं है कि पति पत्नी। ठीक, माता पिता में से कोई एक क्या हो? भारत का नागरिक। जो इतने बड़े बड़े डाउट आप सॉल्व कर जाते थे, ऑनलाइन वाले बच्चों को बहुत सहूलियत हो जाती है। कभी कोई बच्चा ऐसा ऑनलाइन पढ़ रहा हो बैठ के जिसे माता पिता पति पत्नी होंगे ये नहीं पता है, तो आज वो तुमने क्लियर कर दिया। ठीक, तो माता पिता में से कोई ये क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। उस व्यक्ति को किसके आधार पर मिल जाएगी? भारत की नागरिकता वंश परंपरा के आधार पर मिल जाएगी। इसमें एक संशोधन हुआ है 2004 के बाद में। संशोधन ये कि अगर कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म विदेश में हुआ है 26 जनवरी 1950 है उसके बाद, ठीक, और अगर उसके माता पिता ने एक वर्ष के अंदर, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अगर एक वर्ष के अंदर उसका पंजीकरण नहीं कराया, विदेश में दूतावास होता है, प्रत्येक समय तो नहीं होता है लेकिन जिसके साथ हमारे देश के संबंध अच्छे होते हैं वहां उस देश में क्या होता है? दूतावास होता है। दूतावास ऐसे होता है जैसे ऑफिस समझ लो आप एक प्रकार का, जैसे भारत का विदेश में एक ऑफिस है, कभी भी आपको जरूरत होगी तो आप वहीं जाएंगे, पाकिस्तान में नहीं है। ठीक, कैसी बात है कर रहे? दूतावास होता है विदेश में। तो दूतावास में अगर जैसे मान लो आप चले गए विदेश, फैमिली के साथ गए हो, पत्नी के साथ, पत्नी ने बहुत ज्यादा जिद कर दी थी लाओ हम घूमने जाएंगे, आपको वहां अच्छा लगे, आप वीजे की अवधि बढ़वाए जा रहे हो, वहीं रह रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है वहां आपको, ठीक, वहीं रहने लगे, आप वहीं जॉब करने लगे। अब आपके बच्चे का जन्म हुआ वहां, आप नागरिक कहां के हैं? भारत के, क्योंकि आप किसके आधार पे गए हुए हैं? वीजा के आधार पे गए। दीपक ध्यान से सुन लेना, काम में आएगी ये बात। ठीक, तो आप विदेश गए हैं, पत्नी, आपकी पत्नी जो श्रीमती जी हैं वो साथ में है, वहां उनका मन लग गया, तुम्हारा भी मन लग गया है, माँ बाप की तरफ से कोई नहीं घूम लो अभी, ठीक है तुम्हारी एज है घूमने की, तो आप चाहते हो रुक लें वहां 5-6 वर्ष, आप वहां रुक गए। ठीक, शादी के बाद 5-6 वर्ष में मान लो आपके बच्चे का जन्म हुआ, तो अगर आपको ये नहीं पता है तो हो सकता है आपका बच्चा कहीं का न रहे, ना भारत का ना पाकिस्तान का, और बड़ा होकर आपको गालियां सुनाए, क्योंकि फिर या तो 5 वर्ष रुकना पड़ेगा नागरिकता के लिए या 7 वर्ष रुकना पड़ेगा, आगे प्रावधान आप पढ़ेंगे। अगर आपने ये गलती कर दी तो आपके बच्चे को 5 या 7 वर्ष तक नागरिकता नहीं मिलेगी, फिर वो दूसरे कानूनों के तहत उसे नागरिकता मिलेगी। तो ये जरूरी है कि अगर किसी बच्चे का जन्म 26 जनवरी 1950 से उसके बाद में विदेश में हुआ है और माता पिता भारत के नागरिक हैं, तो उन माता पिता का कर्तव्य है विदेश में जो दूतावास है वहां उसका क्या कराएं? पंजीकरण कराएं। और अगर 1 वर्ष के अंदर उसका पंजीकरण नहीं कराया, जन्म का पंजीकरण, तो उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी, क्योंकि भारत को पता कैसे चलेगा कि हमारा एक शेर पैदा हो गया विदेश में? क्यों? तो ये वहां के दूतावास को बताओ कि हमने एक भगत सिंह को जन्म दे दिया विदेश में जाके, तो उसे किसके तहत नागरिकता मिलेगी? वंश परंपरा के तहत 26 जनवरी 1950 को जिसका जन्म हुआ है। फिर ये 2 प्रावधान हो गए। तीसरा प्रावधान है, तीसरी जो नागरिकता मिलेगी वो किसके आधार पर मिलेगी? देशीकरण के आधार पर।
अगला तीसरा जो प्रकार है वो किसके आधार पर मिलेगी? देसीकरण के आधार पर। कितने बजे बताते हैं आपको क्लास? 10 बजे। आप ऊपर वाले बैच में जाओ, ऊपर वाले बैच में। हाँ, मैथ और रीजनिंग पढ़ाई जाएगी, ठीक। हाँ, ऊपर वाले बैच बता देना सर को, बात हो गई कल, ठीक है। ठीक, अगला प्रकार कौन सा है? देसीकरण से नागरिकता मिलेगी। देसीकरण की नागरिकता का प्रावधान ये है कि जो भी व्यक्ति, लल्ला भी नागरिकता दिलवा दे तुम्हें या विदेश की दिलवा दे? बहुत बातें कर रहे हो, तुम्हें इसलिए तो अलग बिठाया था उस दिन। देसीकरण की नागरिकता के लिए प्रावधान क्या है? 7 वर्ष तक व्यक्ति क्या करा हो, मतलब व्यक्ति भारत में निवास कर चुका हो। कुल मिला के कितने वर्ष तक? 7 वर्ष तक, ठीक। ये बहुत जरूरी है दीपक, ये भी बहुत जरूरी है। हो सकता है तुम्हारे जीवन में भी कोई सीमा हैदर हो, कोई फलानी ढिकानी हैदर आ जाए। फेसबुक तो चलाते ही होगे, पबजी तो नहीं खेलते होगे? क्या पबजी भी खेलते हो? बंद कर। ओ माय गॉड, कब से बंद किया है? कब से बंद किया है? 3-4 महीने हो गए। कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बोलेगा, जिससे डिस्कस करें वही बात करेगा। थोड़ी ज्यादा बात आती है दीपक। तो 3-4 महीने घर वालों ने बंद करवा दिया होगा कि लल्ला अब तुझ पे विश्वास नहीं है। हमारे देश का एक छोरा है, पाकिस्तान की छोरी को ले आया है, यही बोला था घर वालों ने। अच्छा, घर वालों को पता चल गया था सीमा हैदर के बारे में? अच्छा, उससे पहले ही तुमने बंद कर दिया। चलो अच्छा किया, वरना क्या पता पढ़ने नहीं आ रहे होते तुम, नुकसान हो जाता फीस का। 7 वर्ष तक व्यक्ति क्या निवास किया हो, विदेश का कोई व्यक्ति है 7 वर्ष तक भारत में रह चुका है। इसमें कंडीशन ये कि जो व्यक्ति 7 वर्ष तक भारत में रहा है वो जरूरी है कि लगातार 7 वर्ष तक भारत में रहा हो। ऐसा भी हो सकता है वो वीजा पे आया था, 2 वर्ष रह गया, फिर वीजा पे आया था, 1 वर्ष रह गया, फिर वीजा पे आया था, फिर 2 वर्ष रह गया। कुल मिला के कितने साल? 7 साल भारत में निवास कर चुका हो। लेकिन पिछले 1 वर्ष से लगातार बिना किसी छुट्टी के भारत में रह रहा हो, तो उसे देसीकरण के आधार पर क्या मिल जाएगी? भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ये समझा जाएगा भारत के प्रति बहुत लॉयल व्यक्ति है, बहुत ज्यादा इसकी निष्ठा है भारत में। उसे देसीकरण के लिए अपना वो पंजीकरण कराना पड़ेगा, वो डॉक्यूमेंट्स वहां जो हमारा मंत्रालय होता है वहां देने पड़ेंगे। लेकिन देसीकरण में एक शर्त और है कि ये जो 22 भाषाएं दी गई हैं संविधान में, उन 22 भाषाओं में से एक भाषा का अच्छा ज्ञाता होना चाहिए। तो इतना आसान है नहीं देसीकरण वाली नागरिकता। देसीकरण की नागरिकता का मतलब ये होगी कि वो भारत में निष्ठा रखेगा, तभी भारत की एक भाषा को सीखेगा। आपको पता है 22वीं अनुसूची में अंग्रेजी भाषा शामिल नहीं है, क्योंकि अंग्रेज में उठा के चला है भारत की नागरिकता। इतना आसान नहीं है। या तो आपको तमिल सीखनी पड़ेगी, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़िया, हिंदी, संस्कृत, ठीक। इन भाषाओं में से असमिया, कोंकणी, मणिपुरी, गुजराती, इनमें से कोई एक भाषा सीखनी पड़ेगी, तब आपको कोई क्या मिलेगा? भारत की नागरिकता मिलेगी। किसके तहत? देसीकरण के तहत। सिर्फ विदेश वाले नागरिकों के लिए है। अब इसे ध्यान से सुनना, इसमें पंजीकरण में अंतर क्या है? 7 वर्ष पिछले 1 वर्ष से लगातार, और 22 भाषाओं में से एक भाषा का अच्छा ज्ञान। जैसे ही आपको पंजीकरण वाले नियम बताए जाएंगे, आप कहोगे सर ये वाला बहुत आसान है, ठीक। तो अगला कौन सा है? चौथा प्रकार है कि भारत की नागरिकता किस आधार पर मिल जाएगी? पंजीकरण के आधार पर भारत की नागरिकता मिल जाएगी। चौथा है पंजीकरण से। 7 वर्ष तक अपने देश में वापस जाकर फिर आप। हाँ, यही तो बता रहे थे। क्या बता रहे थे अभी? कि कुल मिला के 7 वर्ष रहो, भले ही वो बीच में आता रहो जाता रहो, कुल मिला के 7 वर्ष रहो भारत। तो पासपोर्ट थोड़ी बनेगा यहाँ पे भारत से जाने के लिए? क्यों बनेगा? वो विदेश का है, उसका वीजा बनेगा भारत की तरफ से, वहां उसका पासपोर्ट बनेगा, ठीक। तो पंजीकरण से नागरिकता मिलेगी। पंजीकरण से नागरिकता कितने वर्षों में मिल जाएगी? 5 वर्षों में मात्र। 5 वर्ष अगर कोई व्यक्ति भारत में रहा है तो उसे क्या मिल जाएगी? पंजीकरण के तहत नागरिकता मिल जाएगी भारत की। लेकिन इसकी कुछ क्या है? कंडीशन है। अब ये जो नागरिकता है पंजीकरण वाली, ये सबके लिए नहीं है। एक तो उन व्यक्तियों के लिए है जो व्यक्ति राष्ट्रमंडल जो देशों का समूह है उसके सदस्य हैं।
जो राष्ट्रमंडल देशों का समूह है, उन देशों का क्या होना चाहिए, वो व्यक्ति उन्हीं देशों का निवासी होना चाहिए जो देश राष्ट्रमंडल समूह में शामिल हैं। राष्ट्रमंडल देशों का समूह क्या है? राष्ट्रमंडल देशों का समूह जिनको ब्रिटिश सरकार ने अपने अधीन रखा था, उन सभी देशों के समूह को क्या कहते हैं? राष्ट्रमंडल देशों का समूह। या जहां जहां भी ब्रिटिश सरकार ने शासन किया था, उन सबका एक समूह है जिसे कहते हैं राष्ट्रमंडल देश। भारत भी राष्ट्रमंडल देश का क्या है? राष्ट्रमंडल जो समूह है उनका सदस्य है। तो पंजीकरण से नागरिकता केवल किसे मिल सकती है? या तो वो व्यक्ति राष्ट्रमंडल देशों का होना चाहिए, जो राष्ट्रमंडल देशों का समूह है उनका सदस्य देश है। दूसरा, कोई भी ऐसी महिला जो भारतीय पुरुष से शादी कर चुकी है, कोई महिला जो भारतीय पुरुष से शादी कर चुकी है, उसके तहत उसको किसके तहत नागरिकता मिल सकती है? पंजीकरण के तहत। अब आगे सीमा हैदर वाला पॉइंट यहां पर दीपक, यहां पे उदाहरण क्या है? सीमा हैदर ने किससे शादी कर ली है? सचिन से। लप्पू सा सचिन है, तो उस लप्पू से सचिन से शादी किसने कर ली? सीमा। ठीक, ये लप्पू सा सचिन वाली बात ये काट देना, ये हमारी नहीं है। ठीक, किस पर? तो हम ये कहते रहना, सफाई दे रहे हैं भैया कि हम नहीं कह रहे हैं, किसी ने कहा है उसे लप्पू सा सचिन। ठीक, लेकिन ये शब्द बहुत ज्यादा प्रचलित हो गया है लप्पू वाला। लप्पू का मतलब क्या होता है हमें खुद नहीं पता है। ठीक, तो जैसे मान लो सीमा हैदर ने किससे शादी कर ली है? सचिन। तो सीमा हैदर को नागरिकता किसके तहत मिलेगी? पंजीकरण से तहत। तो जिन्हें लग रहा है कि कल ही वो भारत की नागरिक बन जाएगी, ऐसा नहीं है, उसे इंतजार करना पड़ेगा। कितने समय तक? 5 वर्षों तक। लेकिन सरकार बिना उससे उसे निकाल नहीं सकती, क्योंकि उसने शादी कर ली है। तो शादी के भी कुछ नियम कानून होते हैं। तो शादी कर ली है तो ऐसा नहीं कि उसने शादी कर ली तो उसे यहां से भगा दिया जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं। शादी करने के बाद फिर उसे एक प्रोवाइड कराया जाता है, बीजे टाइप का होता है कि माल दिया जाता है, क्योंकि शादी रजिस्टर्ड होती है। विदेश से किसी कोई भी महिला आएगी तो शादी रजिस्टर कराना बहुत जरूरी है। अगर शादी रजिस्टर्ड नहीं है तो आतंकवादी घोषित कर दिया जाएगा। ध्यान रखना, तुमको भी कर दिया जाएगा और उसको भी कर दिया जाएगा। कहा जाएगा तुम्हारे संपर्क हैं विदेश से। वो तो अच्छा हुआ सचिन इतना समझदार नहीं था, सीमा हैदर खुद ही उसे वकील के पास लेकर गई कि चलो शादी को रजिस्टर करवा दें। तो वकील ने जाके बताया था, किसी को पता ही नहीं था। ये तो तब पता चला जब उसका वकील उसे लेकर आया, क्योंकि उसका एक प्रावधान होता है। तो वकील ने उस चीज को बताया कि इस तरह से एक महिला पाकिस्तान से भारत आ गई, इस तरह से शादी का पंजीकरण करा रही है। शादी का पंजीकरण तो हो जाएगा, लेकिन नागरिकता वाला पंजीकरण अभी नहीं होगा। वो कितने वर्षों के बाद होगा? 5 वर्षों के बाद। तो या तो राष्ट्रमंडल देशों का समूह सदस्य होना चाहिए, या फिर जिसने क्या कर लिया हो, भारतीय किसी पुरुष से शादी कर ली हो। ठीक, अगला है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो भारत सरकार के अधीन क्या कर रहा है? नौकरी कर रहा है। और विदेश का निवासी है, तो उसे क्या मिल जाएगी? भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो आपको जहां ये लग रहा है कि सिर्फ 5 ही वर्ष हैं, इधर 7 वर्ष हैं, लेकिन 5 वर्ष में कंडीशन बहुत सारी है। राष्ट्रमंडल देशों का अगर नहीं है तो नहीं मिल पाएगा। महिला उसे तो मिल ही जाएगा जिसने शादी कर ली है। और भारत सरकार के अधीन अगर कोई नौकरी कर रहा है तो उसे भी किसके तहत मिल जाएगी? पंजीकरण। हाँ बताओ। एक 3 में से कोई एक होनी चाहिए। अब सीमा हैदर कहां नौकरी कर रही है भारत सरकार के अधीन? ये तीनों कंडीशन होना चाहिए। और सीमा हैदर राष्ट्रमंडल देश मान लो पाकिस्तान की, पाकिस्तान भी राष्ट्रमंडल देशों का समूह है। ठीक, तो ये 2 कंडीशन तो फॉलो कर रही है। सीमा हैदर भारत सरकार के अधीन नौकरी कहां कर रही है? इनमें से कोई एक होना चाहिए। ठीक, तो उसे 5 वर्ष के अंदर भारतीय नागरिकता प्राप्त। वो कुछ भी कर ले, जो नियम है वो नियम रहेंगे। तुम्हारे केवल कहने से वो कितनी भी प्रचलित हो जाए तो नागरिकता थोड़ी मिल जाएगी। सरकार अपने उसके लिए अपने कानून में संशोधन कर देगी क्या? 5वां प्रकार कौन सा है इसमें? भूमि अर्जन के आधार पे। ये नोट्स का एक पेज आपका नहीं बचा है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि वो दे नहीं पाया था आज। कल आपको मिल जाएगा अगला नोट्स, उसमें एक पेज आपका नहीं है। ठीक, तो इसे समझ लो, भूमि अर्जन वाला नहीं होगा। 5वां प्रकार कौन सा है? भूमि अर्जन से। ये है क्या नोट्स में? नहीं, बहुत आसान है। इसे भूमि अर्जन में क्या है कि अगर भारत अन्य किसी देश पे क्या कर ले? अधिकार कर ले, अन्य किसी देश पे कब्जा कर ले, रूप किशोर, तो वहां के जो भी व्यक्ति होंगे, जैसे मान लो हमने पाकिस्तान पे अधिकार कर लिया, करेंगे नहीं, ये हमारी अच्छी मंशा है, हम क्या करेंगे उस पर?
तो जैसे ही हम किसी अन्य देश पे क्या कर लेंगे, अधिकार कर लेंगे, तो अधिकार जैसे ही करेंगे तो वहां के जो नागरिक होंगे, ऐसा तो नहीं होगा भी नागरिक से कह देंगे तुम्हारा हमारा कोई लेना देना नहीं, हमें केवल जमीन से मतलब नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक, तो वहां के जितने भी नागरिक हैं उस देश के जिस पे हम अधिकार कर रहे हैं, वो जैसे ही हम अधिकार करेंगे स्वतः ही भारत के क्या माने जाएंगे, नागरिक माने जाएंगे। मतलब आप किसी भी अन्य देश की भूमि को अर्जित करते हो तो भूमि अर्जित करने के साथ साथ आपको उस देश के नागरिकों को भी क्या करना पड़ेगा, एडॉप्ट करना पड़ेगा, अर्जित करना पड़ेगा, शामिल करना पड़ेगा अपने आप में। तो ये प्रावधान हो जाएगा भूमि अर्जन से। भूमि अर्जन से नागरिकता का प्रावधान क्या है कि किसी भी देश पे आप अधिकार करो तो वहां के देश के जो नागरिक हैं उन्हें स्वतः ही भारत का नागरिक माना जाएगा जिस दिन से उस पर आप अधिकार कर लेंगे उस दिन से। ठीक, तो ये तो हो गया नागरिकता संबंधी प्रावधान। कितने प्रकार से मिल सकती है नागरिकता? 5 प्रकार से। फिर अगला है कि नागरिकता समाप्त कितने प्रकार से हो सकती है? तो नागरिकता समाप्त करने के भी प्रकार कितने हैं? 3 प्रकार हैं। सरकार 3 प्रकार से नागरिकता आपकी समाप्त, मतलब 3 प्रकार से नागरिकता आपकी समाप्त हो सकती है। उसमें से सरकार कैसे समाप्त कर सकती है वो प्रावधान अलग है। तो कोई भी व्यक्ति जो भारत में निवास कर रहा है, भारत का नागरिक है, उसकी नागरिकता 3 तरह से समाप्त हो सकती है। सबसे पहला तो यह है किसी अन्य देश की नागरिकता जैसे ही आप ग्रहण करेंगे, किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर जैसे ही आपने किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण की तो उसी दिन से आपकी भारत की नागरिकता मानी जाएगी, समाप्त मानी जाएगी। माना जाएगा आप उसी दिन से भारत के नागरिक नहीं। ये तब भी लागू हो जाएगा जब सरकार को नहीं पता होगा। जैसे आपने विदेश में जाके कहीं से नागरिकता ग्रहण कर ली, सरकार को इस बात की जानकारी नहीं। पहली बात तो ऐसा कभी संभव है ही नहीं कि सरकार को ना जानकारी हो आप नागरिकता ग्रहण कर लो। उसके लिए एक प्रॉपर नियम है पासपोर्ट वीजा वाला, तो उसमें आपको बताना पड़ता है। जब तक सरकार यहाँ से नहीं लिखित में देगी तब आप नागरिकता नहीं ले सकते। और मान लो किसी कारण किसी तरह से दूसरे देशों में नागरिकता मिलने के प्रावधान अलग है, भारत में नागरिकता मिलने के प्रावधान अलग है। तो हो सकता है किसी देश में नागरिकता मिलने के प्रावधान अलग हो सकता है वो इस बात की परमिशन नहीं लेते हो कि आप उस देश से लिखवा के लाओ तभी हम नागरिकता देंगे। तो कोई भी व्यक्ति जो भारत का निवासी है वो अन्य देश में जाके मान लो उसने नागरिकता ग्रहण कर ली और भारत सरकार को उस बात की जानकारी नहीं है, तो जिस दिन उसके डॉक्यूमेंट में जैसे ही उसका नाम आएगा, जैसे मान लो कनाडा की किसी ने नागरिकता ले ली, तो उसी दिन से भारत की नागरिकता उसकी क्या मानी जाएगी, समाप्त मानी जाएगी। भारत ये कहता है जो मेरा है वो सिर्फ किसका है, मेरा है, उस पर किसी और का अधिकार नहीं होगा, या तो पूर्णता मेरा या कतई नहीं। ये वाला नियम चलता है भारत में। अभी ये देश सर बना रहा है मतलब भारत अपने यहाँ पे बाहर हो गया तो हमारे इंडिया में तो मतलब यहाँ नागरिकता वो अपने आप मिल जाएगी हमारे। कैलाश करके कोई बाबा है, कैलाश करके वो होता है, वो भारत में उन्हें भारत पे उन पे बहुत सारे केस लगे हुए हैं और भारत में जैसे ही आएंगे उन्हें गिरफ्तार कर लिया। भारत में आए थे, विदेश में कई जगह वो जाते हैं, उन्होंने अपना देश बना लिया है, उसका नाम याद नहीं आ रहा। कैलाशा एक नया देश बना दिया उन्होंने, कैलाशा कोई द्वीप खरीदा है वहां। ठीक, तो इसका कोई लेना देना था नहीं। वैसे हम किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर नागरिकता समाप्त हो जाएगी क्योंकि भारत ये कहता है कि जो हमारा है वो सिर्फ हमारा है या तो कतई हमारा नहीं है। ये बीच वाला नहीं, हाफ वाला कुछ नहीं है। हाफ कुछ नहीं होता है हमारे रिलीजन में, या तो फुल होता है। हमारे यहाँ कुछ नहीं है हाफ। हमारे यहाँ आप प्राचीन सभ्यता में देख लो, वैदिक सभ्यता में ये पश्चिम से जो चीजें आ गई हैं, शादी से पहले एक साथ रहने वाले प्रावधान है कि बोले एक दूसरे को समझ लो। पहले कुछ समझना उतना नहीं होता था, डायरेक्ट बोले या तो इधर या इधर, एक सीमा रेखा है, या तो सीमा रेखा के इस पार हो या सीमा रेखा के उस पार, बीच में जैसा कुछ नहीं है। ये भारत में प्राचीन सभ्यता से ही है, यही हमारी भारत की नागरिकता में भी है कि या तो जो सिर्फ हमारा है वो हमारा है या बिल्कुल हमारा नहीं है। ठीक, हम बीच वाला कोई सिस्टम नहीं रखते हैं। दूसरा है आपकी नागरिकता आप त्याग कर सकते हैं, नागरिकता का परित्याग करने पर आप स्वयं भी नागरिकता क्या कर सकते हैं, परित्याग कर सकते हैं। आपको ये जरूरी नहीं कि आप अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करें, आप मर्जी से बिना किसी देश की नागरिकता ग्रहण किए भारत की नागरिकता त्याग कर सकते हो। आप कह दो कि हमें भारत में अच्छा नहीं लग रहा है, जिसे भारत में नहीं अच्छा लग रहा है दुनिया में से कहीं अच्छा नहीं लगेगा। ठीक, तो अगर कोई व्यक्ति, कई बार ऐसे होते हैं जो शरारती तत्व होते हैं, कहते हैं भारत में बहुत ज्यादा अराजकता है, मन नहीं करता है भारत में रहने का, उनसे कहते हैं पहले झटके में तुम निकल लो यहाँ से। ठीक, तो ऐसे अपनी मर्जी से भी व्यक्ति भारत की नागरिकता त्याग कर सकता है। जरूरी नहीं कि उसने अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ली हो, उसके बाद की मर्जी वो कुछ भी करे।
वो समुद्र में तैरता रहे, कैसे पड़ा रहेगा? मारेंगे पकड़ के बहुत ज्यादा। बस जब वो त्याग कर ही चुका है भारत की नागरिकता, तो भारत में कैसे रह सकता है? लेकिन वो कहां जाएगा, क्या करेगा, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमने अपने यहां से क्या कर दिया, उसे निष्कासित कर दिया। ठीक, तो उसने, क्योंकि उसने ही क्या कर दिया था, त्याग कर दिया था। उसने कहा हमें विश्वास नहीं, हमने कहा चले जाओ। अब वो क्या करेगा, कहां रहेगा, वो उसकी मर्जी है, किस देश में जाएगा उसकी मर्जी है। तो किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने से पहले ही कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता त्याग कर सकता है स्वेच्छा से, कतई कोई प्रतिबंध नहीं है इस बात का। बस वही है कि अगर आपके खिलाफ कोई केस चल रहा है, आप कहीं वादी हैं, अपवाद, आप कहीं दोषी हैं, तो जब तक कि उसका निपटारा ना हो जाए आप ऐसा नहीं कर सकते। तीसरा प्रकार है, सरकार आपको नागरिकता से क्या करते, वंचित कर दे, तब आप कर सकते हो। सरकार नागरिकता से वंचित कर सकती है। नागरिकता, नागरिक गलत लिखा जा रहा है। सरकार नागरिकता से क्या कर सकती है, आपको वंचित कर सकती है। नागरिकता से वंचित करने का प्रावधान भी है। ऐसे नहीं सरकार आपको नागरिकता से वंचित कर देगी, उसके भी क्या है, अलग अलग प्रावधान है। अगर आपने इस तरह का कोई वो किया है, जाना है तुम्हें, क्यों बैग को समेट के बैठे हो? ठीक, या तो आपने क्या किया है, किसी अन्य देश की सहायता की है युद्ध में, जो हमारा क्या है, शत्रु है। तो युद्ध में अगर आप शत्रु देश की सहायता कर रहे हैं, तो आपको सरकार नागरिकता से क्या कर देगी, वंचित कर देगी। दूसरा, अगर आप हमारे संविधान के प्रति क्या दिखा रहे हैं, अनिष्ठा, संविधान के प्रति अनिष्ठा का मतलब क्या है कि आप ये कहो कि हमें भारतीय संविधान में विश्वास नहीं है, तो पटक पटक के मारे जाओगे, बहुत मारे जाओगे। सरकार आपकी नागरिकता को समाप्त कर सकती है। तो कभी भी निकल जाए, गलती से ये मत निकाल देना कि मैं संविधान में विश्वास नहीं रख सकता। ठीक हो सकता है, पहली बात तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि संविधान में, अगर आप संविधान में विश्वास नहीं रखोगे तो आप किसी में विश्वास नहीं रख सकते भारत के अंदर। इतना अच्छा दस्तावेज है। ठीक, कुछ लोग करते हैं, अनपढ़ लोग करते हैं, या इन्होंने ज्ञान को अर्जित किया है, ये फालतू का ज्ञान जो व्हाट्सएप से आता है, उस वाले ज्ञान वाले वो कह देते हैं कि हम सुन। सरकार एक्शन भी लेती है उन लोगों के खिलाफ। उन लोगों के खिलाफ आप खुद जाके पर्सनली उनके खिलाफ केस कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो। ठीक, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो सरकार के ही संरक्षण में होते हैं, ऐसी बात कर रहे होते हैं। लेकिन बाई चांस अगर आप सरकार के खिलाफ से, और गलती से भी आपको, जैसे राहुल गांधी की गलती से भी मुंह से निकल गई ये बात, तो भाई फिर राहुल गांधी नहीं रहेंगे। माफी मांगने का मौका नहीं मिलता है, सरकार के ऊपर डिपेंड है कि माफ। अच्छा, किसी व्यक्ति ने आपके थप्पड़ मार दिया, तो ये आप पे डिपेंड है ना, आप माफ करेंगे या उसको सजा देंगे? वो उस पर भी तो डिपेंड है। अगर किसी व्यक्ति ने आपको थप्पड़ मार दिया, तो ये आपके ऊपर ही तो डिपेंड है कि आप उसे ऐसे ही छोड़ देंगे माफ करके, या आप उसका बदला लेंगे, या आप उसको कुछ करेंगे। जिसने मार दिया उसके ऊपर थोड़ी है, वो कैसे डिसाइड करता है इस बात को? ये कौन सी बात हो गई? सरकार की इच्छा है कि आपको माफ कर सकती है या नहीं कर सकती। अगर आप सरकार के विरोध में हैं बहुत ज्यादा, सरकार को लग रहा है इसको घसीट के ही मारना चाहिए, सरकार ऐसा केस लगवाएगी, पोटा वोटा लगवाएगी आपके खिलाफ, देशद्रोह वाला, जैसे मनीष कश्यप को लगा दिया गया है। ठीक, तो फिर सरकार आपकी नागरिकता भी वंचित कर सकती है। तो संविधान के प्रति अगर अनिष्ठा दिखाओगे तो सरकार आपकी नागरिकता से आपको क्या कर देगी, वंचित कर देगी। फिर आपका कोई ठौर ठिकाना नहीं रहेगा, कहेगी देख लो भाई चल फिर के कहीं अन्य, अगर तुम्हें इतना विश्वास नहीं है हमारे संविधान को। ठीक, दूसरा ये कि कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसने किसी गलत तरीके से भारत की नागरिकता ले ली है। गलत तरीका का मतलब यह है कि उसने फर्जी डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट कर दिए, विदेश से आया था, फर्जी दस्तावेज दिखा दिए कि मैं इतने समय से भारत में रहा था 7 वर्ष तक, और 7 वर्ष तक रहा नहीं था। और सरकार को अगर पता चल गया कि इसने फर्जी रूप से ले लिया भारत की नागरिकता, तो नागरिकता क्या कर दी जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी। माना जाएगा भैया, जिस देश से आया हो उसकी मर्जी है ना, वो कहाँ जाए। ये सरकार सारे ना पूरी दुनिया की जिम्मेदारी नहीं ले रखी भारत में। सुनो पहले पूरी बात, आप भारत के परिप्रेक्ष्य में सोच रहे हो। भारत में यह है कि आप जैसे ही दूसरे देश की नागरिकता लोगे, यहाँ से नागरिकता समाप्त हो जाएगी। लेकिन अमेरिका दोहरी नागरिकता का प्रावधान रखता है, अन्य देश दोहरी नागरिकता का प्रावधान रखते हैं कि आप इसकी नागरिकता ले लो, उसके साथ अन्य देश की नागरिकता ले लो। तो जैसे मान लो कोई व्यक्ति कनाडा का नागरिक है या अन्य देश का नागरिक है, उसने भारत की नागरिकता ली,
तो जरूरी नहीं उसकी नागरिकता वहां वालों ने समाप्त कर दी हो, ये जरूरी नहीं है ना, वो तो उस देश के संविधान पे डिपेंड है। लेकिन भारत का संविधान ये कहता है कि अगर आपको तब तक नागरिक नहीं माना जाएगा जब तक कि आप वहां से त्याग ना कर दो। अब उसने फर्जी नहीं, हो सकता है ना त्याग किया हो सकता है त्याग कर दिया हो, और नहीं भी किया हो या कर भी दिया हो तो भारत की जिम्मेदारी थोड़ी है। ऐसे तो बहुत सारे लोग मुंह उठा के भारत में चले जाएंगे। जब भारत तुम्हें खुद को नहीं अडॉप्ट कर रहा है, आपने संविधान की प्रति निष्ठा दिखा दी तो आपको छोड़ दिया, बोले कहीं चले जाओ, तो विदेश वालों की जिम्मेदारी कैसे ले सकता है? ठीक। अगला इसमें यह कि अगर आप लगातार 7 वर्ष तक भारत से बाहर हैं, 7 वर्ष तक भारत के बाहर हैं, ठीक, बिना किसी वीजा पासपोर्ट के। अब वीजा पासपोर्ट की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप 7 वर्ष तक हैं, सरकार पता कर रही, व्यक्ति का पता करो कहां है, पता ही नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कोई जाके आतंकवादी बन गया हो, उसकी नागरिकता क्या कर दी जाएगी? बहुत ऐसे हैं लोग भारत में जो जिनके पता ही नहीं चल रहे हैं कहां गए। बताएंगे एक बच्चा गायब हुआ था, 2019 की बात है, 19 के आसपास की बात है, एक लड़का था, बताएंगे गायब हो गया था, पता ही नहीं चले कहां गया, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कहीं से गायब हुआ है। ठीक, बहुत उस पर उसके घर वालों ने बहुत कोशिश की ढूंढवाने के लिए, नहीं मिला वो। ठीक, तो क्या पता वो कहां चला गया। काउंटिंग होती है? नहीं, काउंटिंग नहीं होती। जैसे तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारे खिलाफ, जैसे कई बार बच्चे के विचार घर वालों से अलग होते हैं, तुम चले गए, घर वाले केस कर रहे हैं पुलिस में, पुलिस को भी नहीं मिल रहे हो तुम, 7 वर्ष तक कोई अगर जानकारी नहीं मिली, पुलिस तो तलाश करती रहेगी ना, वहां पुलिस आती रहती है वेरिफिकेशन के लिए, नहीं पता चला तो सरकार फिर पुलिस कह देगी कि भाई अब नहीं, अब ये 7 वर्ष हो गए, इसका भारत से कोई संबंध नहीं है। या कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने शिकायत कर दी कि भैया ये पड़ोसी हैं दीपक, ये वापस नहीं आ रहे हैं, ये वहां रह रहे हैं थाईलैंड में, और थाईलैंड से वापस ही नहीं आना चाहते, तो इनके खिलाफ केस हो जाएगा। केस होगा तो इन्हें बुलाया जाएगा। नहीं, अगर ये आना चाहते, ज्यादा अच्छा लग गया वहां ठंडा ठंडा मौसम में, तो फिर नहीं आएंगे तो क्या करेंगे, वही निवास कर लेंगे। तो लगातार 7 वर्ष तक भारत से बाहर रहने पर नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अगला यह है कि अगर किसी भी व्यक्ति ने देशीकरण या पंजीकरण से भारत की नागरिकता ग्रहण की, और जिस भी देश से वो आया था भारत में, विदेश का ही होगा, भारत में आएगा नागरिकता लेने तो विदेश का ही होगा, विदेश से कोई व्यक्ति भारत में आया, उसने देशीकरण या पंजीकरण से भारत की नागरिकता ग्रहण कर ली, और भारत की नागरिकता ग्रहण करने के 5 वर्ष के अंदर, जैसे मान लो उसने 2015 में नागरिकता ग्रहण की, और 2015 से लेकर 2020 के बीच कितने वर्ष है, 5, जहां से वो आया था उस देश की सरकार ने क्या कर दिया, उसे 2 वर्ष की सजा सुना दी। हो सकता है कुछ कांड करके भागा हो वहां से, अगर 2 वर्ष की सजा सुना दी उसे, तो भारत की नागरिकता से उसे क्या कर दिया जाएगा, वंचित, और हो सकता है वो देश भी उसे नागरिकता से वंचित कर दे, तो फिर ना खुदा ही मिला ना विसारे सनम वाली स्थिति हो जाएगी, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, कहीं का नहीं रहेगा, ना धोबी का कुत्ता ना घाट का ना घर का, वो वाली स्थिति हो जाएगी। ठीक, तो फिर उसकी नागरिकता क्या कर दी जाएगी। तो इस तरह से आपकी नागरिकता से सरकार आपको वंचित कर सकती है। अब इसमें देखो थोड़ा सा ये डिफरेंस आपको याद रखना, आपकी नागरिकता कितने प्रकार से समाप्त हो सकती है, 3, लेकिन सरकार आपको नागरिकता से वंचित इन नियम कानूनों के आधार पर कर सकती है, इसकी कोई संख्या नहीं है। ठीक, आप कुछ भी अपमान अगर कर रहे हो, सरकार का अपमान कर रहे हो, तो आपके खिलाफ अगर कोई गंभीर केस लगा हुआ है तो कर सकते हैं। लेकिन ये जो सारे आते हैं, ये नीचे वाली 3 के अंतर्गत आते हैं। 2 में तो आपकी मर्जी नहीं है भारत में रहने की, अच्छा नहीं लग रहा, मौसम सही नहीं, गर्मी ठंड बहुत पड़ रही है, आप चले जाओ कहीं भी। किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण आपने कर लिया, आपको वहां बहुत अच्छा लग रहा है, फिर आप चले जाओ, सरकार कुछ नहीं कहेगी तो आपका हो जाएगी। सरकार यहाँ आपको मार मार के भगा सकती है अगर इसमें से आपने कुछ किया है तो। ठीक, तो ये आपका भाग 2 क्या हो गया, नागरिकता हो गया। ठीक, यहीं तक रखो आज।